हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। स्वागत है फिर से आपका फैब क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्टनरशिप के ऊपर इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ को करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हम अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ पार्टनरशिप द ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इज स्पेसिफिकली रिफर टू एज। देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म में जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको पार्टनर्स कैपिटल कहा जाता है। तो उसको पार्टनर्स कैपिटल कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा सी। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। देखिए, एक पार्टनरशिप फॉर्म को बनाने के लिए मैक्सिमम तो खैर बाद में बात आएगी, मिनिमम कितने नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए, नंबर ऑफ पार्टीज होनी चाहिए। तो देखिए, मिनिमम 2 लोग मिलके जो है पार्टनरशिप फॉर्म को बना सकते हैं। तो राइट आंसर आएगा बी, मिनिमम 2 पीपल। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, in the absence of a partnership deed, the rate of interest allowed on a partner's लोन टू द फर्म इज। देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, यानी कि कोई भी रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो अगर एक पार्टनर फर्म को लोन देगा, उस लोन पर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो देखिए, उसको उस लोन पर 6% जो है इंटरेस्ट मिलेगा। तो राइट आंसर आएगा हमारा बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, which accounting concept treats the business and the partners as a separate entities for recording transactions। देखिए, कौन सा बिजनेस का ऐसा जो कंसेप्ट है जो कि एक बिजनेस को और बिजनेसमैन को, यानी कि बिजनेस और पार्टनर्स को सेपरेट एंटिटीज जो है वो समझता है, और ट्रांजैक्शन जो होती है वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड की जाती है, ना कि ऑनर के पर्सपेक्टिव से। तो वो कौन सा है? तो वो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। तो राइट आंसर आएगा सी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो राइट आंसर है हमारा सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेन्स डिटेल्स रिगार्डिंग। देखिए, जो पार्टनरशिप डीड है उसमें कौन से डिटेल्स जो हैं होती हैं, किस चीज़ के बारे में वो हमें डिटेल प्रोवाइड करता है? तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी करता है, सैलरीज टू पार्टनर के बारे में भी करता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। वो इन सभी के बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो राइट आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड। देखिए, अगर प्रॉफिट जो है वो किस रेशो में शेयर्ड होगा, कि अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, तो प्रॉफिट और लॉसेस कौन सी जो है रेशो में शेयर्ड होंगे? तो वो इक्वली रेशो में शेयर्ड होंगे। अगर 2 पार्टनर हैं तो 1:1, अगर 3 हैं तो फिर 1:1:1। ठीक है ना, समझ आई? तो इक्वली वो जो है शेयर्ड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज क्रेडिटेड टू। देखिए, अगर पार्टनर की कैपिटल में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको कहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा? तो उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो राइट आंसर आएगा सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इनमें से कौन सा जो है एक इंटेंजिबल एसेट नहीं है? देखिए, गुडविल इंटेंजिबल है, पेटेंट इंटेंजिबल है, कॉपीराइट्स भी इंटेंजिबल है, लेकिन जो मशीनरी है वो इंटेंजिबल नहीं है, वो टेंजिबल है। तो 8 का राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ जर्नल पार्टनरशिप फॉर्म इज। देखिए, जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर की एक जर्नल पार्टनरशिप फॉर्म में, यानी कि अगर उसमें कोई स्पेसिफिकली हमें ये नहीं बताया गया कि वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म है, यानी कि सिंपल जो जर्नल पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें एक पार्टनर की लाइबिलिटी कितनी होती है? तो वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि वो अनलिमिटेड होती है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है,
पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ एन डैश बिटवीन टू और मोर पार्टीज। देखिए पार्टनरशिप किस चीज़ का रिजल्ट होता है, तो वो सिंपली एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा बंदों के बीच में, ठीक है ना, तो वो सिंपली एक एग्रीमेंट होता है। तो राइट आंसर आएगा ए, एग्रीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। गुडविल ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज एन। देखिए जो गुडविल होती है पार्टनरशिप फॉर्म की वो क्या होती है, तो देखिए वो एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है। वो क्या होता है, वो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग कैपिटल एंड शेयरिंग रेशियो ड्यू टू द एंट्री ऑफ अ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। देखिए जो प्रोसेस होता है जिसमें हम एडजस्ट करते हैं कैपिटल को और जो शेयरिंग रेशियोज होती है उसको भी रिकंस्टिट्यूट करते हैं जब भी कोई नया पार्टनर जो है वो एंटर होगा एक पार्टनरशिप में, ठीक है ना, तो उस प्रोसेस को या उस चीज़ को, उस जो अंडरगो होती है एक प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस आप कह सकते हो, उसको क्या कहा जाता है, तो इसको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा सी, रिकंस्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को सिंपली किया जाता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से हम क्या करते हैं, पार्ट जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। When a new partner is admitted, the increase in the value of asset is credited to। देखिए जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होगा, अगर वैल्यू ऑफ एसेट्स में इंक्रीज है, यानी कि अगर उसने कोई कैपिटल लाया है या कोई एसेट लाया है, तो वो हम कहाँ पर क्रेडिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, मतलब उसको हम कहाँ क्रेडिट करेंगे, तो उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। देखिए मैं वीडियो की लेंथ को शॉर्ट रखने के लिए जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी पॉइंट के लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वीडियो के ना कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो उस पर मैं शॉर्ट सी वीडियो ले आऊँगा उसको समझाने के लिए, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 है द फार्मूला फॉर गेनिंग रेशियो इज। देखिए गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हम न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस करते हैं तो गेनिंग रेशो का हमें फार्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ। देखिए सुपर प्रॉफिट जो होता है वो किस चीज़ का एक्सेस होता है, एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ओवर एवरेज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ओवर ग्रॉस प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट ओवर कैपिटल। देखिए जो सुपर प्रॉफिट होता है वो किसका एक्सेस होता है, तो वो एवरेज प्रॉफिट के ऊपर, हमें जो एवरेज प्रॉफिट आता है नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर उसी को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो एवरेज हमें प्रॉफिट आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा एट द टाइम ऑफ एडमिशन जर्नल रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर। देखिए जब भी एक नए पार्टनर की एडमिशन होगी, जो जर्नल रिजर्व्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, और किस में किया जाएगा, तो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया जाएगा। उनको किस में किया जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय अ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। देखिए जब भी गुडविल को नया पार्टनर कैश में बिजनेस में लाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे, तो उसको हम प्रीमियम का नाम देंगे। ओके, तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा इफ़ अ पार्टनर विड्रॉस कैश फॉर पर्सनल यूज इट इज़ रिकॉर्डेड एज। देखिए अगर कोई पार्टनर जो है वो विड्रॉ करेगा कैश को पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो सिंपल वो ड्राइंग वही कॉन्सेप्ट है कि जब भी पर्सनल यूज़ के लिए अगर कैपिटल में से कुछ भी चीज़ को विड्रॉ किया जाता है तो उसको ड्राइंग्स का ही नाम दिया जाता है। तो 19 का राइट आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है accumulated losses are transferred to the dash of the partners capital account। देखिए जो accumulated losses होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में, तो उसको किया जाता है डेबिट साइड में। किसमें किया जाता है,
तो डेबिट साइड में किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। देखिए, जब भी हम क्या करेंगे, किसी पार्टनर जो को रिटायर करेंगे या खुद होगा, तो तब हम उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसको किसके साथ जो है क्रेडिट करेंगे, तो हिज शेयर ऑफ गुडविल, जितना उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा उसके साथ हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, द अमाउंट ड्यू टू अ डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू हिज। देखिए, अगर कोई अमाउंट था और वो ड्यू था और वो पार्टनर है, अब वो उसकी डेथ हो गई है, तो हम उसके बिहाफ पे वो जो अमाउंट है किसको पे करेंगे, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को करेंगे। ठीक है ना, ये तो सिंपल सी बात है कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गेनिंग रेशो इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ। देखिए, गेनिंग रेशो जो है कब यूज़ की जाती है, जब भी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता है तब जो है गेनिंग रेशो को यूज़ किया जाता है। कि कौन से, अगर न्यू कॉन्स्टिट्यूट किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को, तो कौन से पार्टनर को गेन आ रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है ना, तो वो उस टाइम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग 3:1, मतलब वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। अगर सी रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशो ए और बी में कितनी होगी, हमें बताना है कि और ए और बी में कितनी होगी जो है अब न्यू रेशो, तो वो होगी 3:2। ठीक है ना, मैं इधर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्या बोलते हैं, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये कैलकुलेट करना नहीं आता है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब रिवाइज कर रहे हैं, तो इसमें मैं इतना वो नहीं कर रहा हूँ। हालांकि ये सिंपल मैथ होता है, आप मज़े से कर, और इसमें आपने अपना दिमाग नहीं लड़ाना। देखिए, इसको मैं ट्रिक ऐसे बताऊं कि देखिए 3:2:1 था, एक वो चला गया, ठीक है ना, तो न्यू रेशो हो गई 3:2। हालांकि कुछ लोग अगर माइनस करके करेंगे तो उसमें 2:1 आ जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा, और इसमें मैं टाइम इसीलिए इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वरना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, हमें 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो सारा टाइम फिर उधर ही निकल जाएगा। फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि आप वीडियो की लेंथ कम करो। तो 25 की ओर बढ़ते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ आ। देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, वो रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, या नॉमिनल अकाउंट होता है। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है ना, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो राइट आंसर आएगा 25 का सी। 26 है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज टेकन बाय फॉर्म ऑन द लाइफ ऑफ। देखिए, जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है वो फॉर्म जो लेती है वो किसकी लाइफ पर लेती है, तो वो ऑल पार्टनर्स जॉइंटली, यानी कि सभी पार्टनर्स की लाइफ के ऊपर लेती है। तो राइट आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स। देखिए, जब भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, जो बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, वो क्या बताता है, तो वो सिंपली ये बताता है कि जब उस पार्टनर की डेथ हुई थी तब तक का कितना प्रॉफिट है। ठीक है ना, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, तो वो ये सिंपली ये बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ़ अ पार्टनर रिटायर्स इन द मिडल ऑफ द ईयर। अगर कोई पार्टनर जो है मिडल ऑफ द ईयर में ही रिटायर हो गया है, तो ही शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन। तो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हम कौन से बेस में कैलकुलेट करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के ऊपर करेंगे, एवरेज ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स की करेंगे, सेल्स बेसिस में करेंगे, या किस में करेंगे, तो उसको हम इसमें से किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। ये जो है एंटायरली उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, तो वो किसी बेस में भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील्स विद इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर एट। देखिए, सेक्शन 37, ये भी याद रख लीजिए कि सेक्शन 37 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो ये इसके साथ डील करता है कि इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट, जो अमाउंट ड्यू है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना है रिटायरिंग पार्टनर को, वो कौन से जो है परसेंटेज में होना चाहिए, तो वो सिंपली 6% पर होना चाहिए। ठीक है, वो किस पर होना चाहिए, वो सिंपली 6% पर होना चाहिए।
तो क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑन रिटायरमेंट द रिमेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ। देखिए जब एक पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो कंपनसेट करते हैं, यानी कि उसको देते हैं, उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं रिटायरी पार्टनर को, किस उसके कौन से शेयर के लिए, तो सिंपल सी बात है, उसकी किसके लिए करेंगे, गुडविल के लिए करेंगे, क्योंकि उसने भी इतनी मेहनत तक वो बिजनेस फर्म वहाँ तक पहुँचाया, अगर उस बिजनेस फर्म का नाम है तो उसमें उस पार्टनर का भी पूरा हाथ है, ठीक है ना, तो इस वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब भी एक फर्म जो है डिसॉल्व होगी, ख़त्म होगी, यानी कि बंद हो जाएगी, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू द डैश ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितने भी एसेट्स हैं वो कौन सी साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, तो वो डेबिट साइड में कर दिए जाएंगे। किस में कर दिए जाएंगे, तो डेबिट साइड में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 है, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ। रियलाइजेशन अकाउंट को कब प्रिपेयर किया जाता है, तो उसको सिंपली डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के टाइप में जो है प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेड फर्स्ट। जब भी डिसोल्यूशन होगी तो सबसे पहले किसको पेड किया जाएगा, तो सिंपली किसको किया जाएगा, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं सबसे पहले उनको पे किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पार्टनर के लोन को, पार्टनर की कैपिटल को या पार्टनर की सैलरी को किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है उसको जो है पे ऑफ किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर था बी। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट इज रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इट इज क्रेडिटेड टू। देखिए एक एसेट था, ठीक है ना, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, अब फॉर्म डिसॉल्व हो गई, ख़त्म हो गई, मतलब कि सीधी बात है बंद हो गई, तो वो जो अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, या क्रेडिट, सिंपल सी बात है, कहाँ पर क्रेडिट उसको किया जाएगा, तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो 34 का राइट आंसर आएगा बी। ओके, द लॉस और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज शेयर्ड बाय द पार्टनर इन देयर। देखिए अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है रियलाइजेशन करते समय, यानी कि हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, अब उसमें एंड में पता चलेगा कि प्रॉफिट बचा है या लॉस हुआ है, ठीक है ना, वो जो है पार्टनर आपस में शेयर करेंगे, लेकिन कौन सी रेशो में शेयर करेंगे, तो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है और अगर लॉस हुआ है फिर भी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना, प्रॉफिट को भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में और लॉस को भी, ठीक है ना, मेनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम लॉस को और प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। तो 36 का क्वेश्चन में पढ़ते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर टू। देखिए जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है आपको पता होगा, जैसे कि कोई हैवी एडवर्टाइजमेंट की है तो उसको हम एक बार में नहीं रिकॉर्ड करते, नंबर ऑफ़ ईयर्स में उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे, ठीक है ना, कहाँ करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हेन अ पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट डूइंग डिसोल्यूशन हिज कैपिटल अकाउंट इज। जब भी एक पार्टनर जो है वो एक एसेट को ले लेगा, वो बोलेगा कि भाई बेचना ही है आपको, तो बाहर क्यों बेच रहे हो, मुझे दे दो, ठीक है ना, उतना मेरा जो है आप जो है कैपिटल को कम कर दो, ठीक है ना, सिंपल ये बोलेगा। जब भी पार्टनर जो है टेक ओवर कर लेगा एक एसेट को रेजोल्यूशन के वक्त, तो उसकी कैपिटल जो अकाउंट है उसमें क्या असर होगा, तो वो डेबिटेड होगी, ठीक है ना, वो डेबिटेड होगी। तो राइट आंसर आएगा ए, वो डेबिटेड होगी। तो क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, कैश और बैंक बैलेंस इज नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, इट इज स्टेटमेंट। देखिए अगर कैश या बैंक बैलेंस है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, उसको हम जो है नहीं जो है ट्रांसफ़र करते किस में, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर लीड्स टू, जब भी इंसॉल्वेंसी यानी कि अब वो अपने डेट को पे ऑफ नहीं कर सकते, अपने क्रेडिटर्स को जो हैं वो
नहीं जो है पे ऑफ कर सकते, अपनी लाइबिलिटी को जो है वो नहीं ख़त्म कर सकते, तो तब क्या होता है? तो देखिए सिंपली तब कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा 39 का बी। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, गार्नर वर्सेस मूरे रूल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ। देखिए गार्नर वर्सेस मूरे जो रूल है वो कौन से केस में एप्लीकेबल होता है? तो वो सिंपली होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर। तो आप इसको ना सिंपली रट लो, इसकी डिटेल में मत जाओ कि गार्नर वर्सेस मूरे रूल क्या होता है। और अगर फिर भी आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं इस पर भी एक शॉर्ट सी वीडियो जिसमें भी जो पार्टनरशिप के रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरी होगी उसके ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो बना दूंगा कि जिससे आपको जो है अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म एज पर कंपनीज एक्ट 2030 इज। देखिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं एक फर्म में अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 वो कितने हो सकते हैं? तो वो 50 हो सकते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग टाइम पर जो है एक्ट आते रहे हैं, उस हिसाब से जो है वो चीज़ें चेंज होती रही हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद जो एक एक्ट आया था 2014 का, ठीक है ना, उसमें शायद 100 की लिमिट कर लेती की थी, फिर उसके बाद फिर चेंज की। मतलब ये जो है अलग अलग जो एक्ट हैं उसमें अलग अलग जो है मैक्सिमम लिमिट बताई गई है, और 2030 के अकॉर्डिंग में ये बताई गई है मैक्सिमम लिमिट 50। मिनिमम तो 2 होती है और मैक्सिमम 50। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है वो किस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा? देखिए वो कैपिटल को, ड्राइंग को, इंटरेस्ट को और प्रॉफिट को जो है रिकॉर्ड करेगा, ठीक है ना। वो किसको रिकॉर्ड करेगा? कैपिटल को, ड्राइंग को, इंटरेस्ट को और प्रॉफिट को। तो राइट आंसर आएगा सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जो होता है ना, ये तो सिंपल उसमें बनाया जाता है, नॉर्मल फॉर्म में बनाया जाता है कंपनी में। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है किसमें? पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन डैश फॉर फॉर्म। देखिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फॉर्म के लिए तो क्या होगा? फायदा होगा ना। वो फॉर्म के लिए फायदा है, वो कैपिटल्स के लिए नुकसान है, लेकिन फॉर्म के लिए वो क्या है? वो फायदा है, उसकी इनकम है। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, विच कंसेप्ट मैंडेट्स दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो ये रूल जो आप पढ़ते हैं यहाँ हैं, तो वो ये क्या ऐसा रूल होता है जिसमें कहता है कि प्रॉफिट को हमें रिकॉर्ड नहीं करना लेकिन पॉसिबल लॉसेस को करना है? तो वो सिंपली कन्वर्टिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट उसको कहते हैं। तो राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज द अकाउंटिंग नेचर ऑफ द पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखिए पार्टनर्स लोन अकाउंट का जो है क्या नेचर होता है? तो वो सिंपली पर्सनल होता है, ठीक है ना, वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो राइट आंसर आएगा 46 का सी। तो 47 की ओर बढ़ते हैं। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन। देखिए अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में, तो उसका क्या असर होगा? तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म होगा, यानी कि पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन होगा, फॉर्म का नहीं होगा, ठीक है ना, फॉर्म का नहीं होगा, पार्टनरशिप में जो है डिसोल्यूशन हो रही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, एन एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स इज आ। देखिए अगर कोई एसेट है जो कि 12 महीनों के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो सिंपली करंट एसेट है, ठीक है ना। वो क्या है? वो करंट एसेट है। तो क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। एट व्हाट प्राइस आर एसेट यूजुअली रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज पर द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसेट्स को कौन सी प्राइस में रिकॉर्ड किया जाता है? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट जिसमें उनको लिया गया है उसी में जो है रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा सी।
तो क्वेश्चन नंबर 50 है द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी। देखिए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस किसको कहा जाता है, तो वो सिंपली अकाउंटिंग को कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा सी, अकाउंटिंग। देखिए दोस्तों, मैंने अकाउंटिंग के ऊपर एमसीक्यू जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें आज हमने पार्टनरशिप को भी जो है कंप्लीट किया है। हालांकि इसमें कुछ मैं एक्सप्लेन जो है ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कमेंट आए काफ़ी कि आप एक्सप्लेन मत कीजिए, आप सिंपली हमें हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप बताइए। इसलिए आज मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मैं वीडियो की लेंथ को छोटा रख सकूं, और 50 क्वेश्चंस जो हैं बहुत जल्दी जो है मैंने ये कराने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको किसी जगह डाउट आता है या कोई कंसेप्ट आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, फिर मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। जिसको देखनी है फिर वो देख सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।